4 जनवरी 2012 रात के करीब 2 बजे। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सामान्य था। लोग मीम्स देख रहे थे, रैंडम चैट्स कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक ऐसी पोस्ट सामने आई जिसने आने वाले सालों के लिए एक रहस्य खड़ा कर दिया। एक साधारण सी इमेज, ब्लैक बैकग्राउंड, और उस पर लिखा था, We are looking for highly intelligent individuals. पहली नजर में ये एक मजाक लगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सीरियसली लिया। उन्होंने उस इमेज को डाउनलोड किया, जूम किया, और फिर उन्होंने वो किया जो एक आम इंसान कभी नहीं करता। उन्होंने उस इमेज को देखा नहीं, बल्कि पढ़ा, क्योंकि उस इमेज के अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ था। ये था स्टेगनोग्राफी, यानी ऐसी टेक्निक जिसमें डेटा को इमेज के अंदर छुपाया जाता है, ऐसा कि वो दिखाई ना दे लेकिन मौजूद रहे। कुछ यूजर्स ने टूल्स जैसे स्टेगहाइड का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने इमेज के अंदर छुपी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया तो उन्हें मिला एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। उस टेक्स्ट में एक सीजर साइफर छुपा हुआ था, एक प्राचीन एन्क्रिप्शन टेक्निक जिसमें अल्फाबेट्स को कुछ स्टेप्स आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे ए को सी या डी बनाना। जब लोगों ने उस साइफर को डिकोड किया, उन्हें एक यूआरएल मिला, एक नया दरवाजा, और जब उन्होंने उस लिंक को खोला तो उन्हें एक डक की इमेज दिखाई दी। लेकिन अब तक प्लेयर्स समझ चुके थे कि सिकेडा तीसरो 101 कभी भी कुछ सीधे नहीं देता। उस डक इमेज के अंदर भी एक कोड था, एक और लेयर, एक और टेस्ट। धीरे धीरे पजल्स और डीप होते गए। अब ये सिर्फ साइफर्स नहीं थे, ये प्योर इंटेलिजेंस वॉर बन चुका था। कुछ क्लूज ने लोगों को प्राइम नंबर्स की दुनिया में धकेल दिया। सिकेडा के क्रिएटर्स को प्राइम नंबर से अजीब लगाव था। वे बार बार मैथमेटिकल पैटर्न्स और नंबर थ्योरी का यूज कर रहे थे। एक स्टेज पर लोगों को एक फोन नंबर मिला, यूएसए का। जब उन्होंने उस पर कॉल किया तो एक रिकॉर्डेड मैसेज ने उन्हें चैलेंज दिया, 2 बहुत बड़े प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। यह कोई सामान्य सवाल नहीं था, क्योंकि यह डायरेक्टली जुड़ा था आरएसए इंक्रिप्शन से, वही टेक्नोलॉजी जो आज बैंकिंग सिस्टम्स और सिक्योर कम्युनिकेशंस में यूज होती है। सिकाडा ने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया और हर जेन्युइन मैसेज के साथ एक पीजीपी सिग्नेचर अटैच किया, ताकि कोई फेक पजल्स क्रिएट ना कर सके। यानी अगर मैसेज पर उनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली फेक माना जाता। ये लेवल का सिक्योरिटी अवेयरनेस ये दिखाता था कि ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं था, ये हाईली स्किल्ड क्रिप्टोग्राफर्स का नेटवर्क था। लेकिन पजल यही नहीं रुका, अब इसमें लिटरेचर भी शामिल हो गया। प्लेयर्स को क्लूज दिए गए जिनमें रेफरेंसेस थे एग्रिपा नाम की एक मिस्टीरियस पोएम के और द मैबिनोगियन जैसी एंशिएंट वेल्श स्टोरीज के। यहां इस्तेमाल हुआ बुक साइफर, जहां कोड कुछ इस तरह होता है, 1-20-5, यानी किताब का पहला पेज, 20वीं लाइन और 5वां कैरेक्टर। जब तक आपके पास एग्जैक्ट वही एडिशन की ओरिजिनल बुक नहीं हो, आप इसे डिकोड ही नहीं कर सकते। सोचो, ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि रेयर बुक्स तक एक्सेस चाहिए था। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको हिला दिया। सिकाडा ने इंटरनेट से बाहर कदम रखा। उन्होंने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जारी किए, और दुनिया के अलग अलग देशों में अचानक मिस्टीरियस पोस्टर्स दिखाई देने लगे। यूएसए, फ्रांस, पोलैंड, जापान। इलेक्ट्रिक पोल्स पर लगे छोटे छोटे पोस्टर्स जिन पर एक क्यूआर कोड था। जब प्लेयर्स उन लोकेशंस पर पहुंचे और कोड स्कैन किया तो उन्हें नेक्स्ट क्लू मिला। ये अब एक ग्लोबल ट्रेजर हंट बन चुका था। अब ये साफ था, सिकाडा 3301 कोई एक इंसान नहीं हो सकता। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहा था। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, पजल्स और फिलोसॉफिकल होते गए। प्राइवेसी, फ्रीडम, सेंसरशिप,
ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं थे, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था। सिकाडा सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को नहीं ढूंढ रहा था, वो उन लोगों को ढूंढ रहा था जो सिस्टम से अलग सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो कंट्रोल को चैलेंज करते हैं। जो लोग फाइनल स्टेजेस तक पहुंचे, उन्हें एक मैसेज मिला, यू हैव डन वेल। फिर उन्हें इनवाइट किया गया एक प्राइवेट एनवायरनमेंट में, जहां उनसे उनके बिलीव्स पूछे गए, उनका माइंडसेट एनालाइज किया गया, और फिर सब कुछ अचानक खत्म हो गया। कोई क्लियर एंडिंग नहीं, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, बस साइलेंस। 2013 में सिकाडा फिर वापस आया और पजल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। 2014 में उन्होंने रिलीज किया अपना सबसे मिस्टीरियस क्रिएशन, लिबर प्राइमस, द फर्स्ट बुक। ये एक एनक्रिप्टेड बुक थी, 58 पेजेस की, लेकिन ये किसी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखी थी। ये लिखी थी रून्स में, एंशिएंट यूरोपियन सिंबल्स, जो आज के मॉडर्न अल्फाबेट से कंप्लीटली अलग है। इन पेजेस में यूज हुए थे मल्टीपल साइफर्स, विजेनेव साइफर, एटबैश साइफर, मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन, और आज 2026 तक इस किताब के ज्यादातर पेजेस अनसॉल्व्ड है। दुनिया के बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स, हैकर्स, मैथमेटिशियंस सबने कोशिश की, लेकिन कोई इसे पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया। यह सिर्फ एक पजल नहीं था, यह एक वॉल थी, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। और फिर जैसे यह शुरू हुआ था, वैसे ही सिकाडा 3301 गायब हो गया। 2017 में एक आखिरी मैसेज आया, जिसमें वार्निंग दी गई, बीवेयर ऑफ इम्पोस्टर्स, यानी आगे जो भी आएगा वो असली नहीं होगा। और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। अब सवाल उठता है, यह सब था क्या? कुछ लोग कहते हैं यह एनएसए या सीआईए का सीक्रेट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था। कुछ कहते हैं यह प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स का अंडरग्राउंड नेटवर्क था। कुछ इसे सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ते हैं। लेकिन जो लोग इस पजल के एंड तक पहुंचे, उन्होंने एक अलग कहानी बताई। उन्होंने कहा यह एक अनोनिमस थिंक टैंक था, जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो प्राइवेसी फोकस्ड सॉफ्टवेयर बना सके, जो सर्वेलेंस के खिलाफ खड़े हो सके, जो इंटरनेट को फ्री बना सके। उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे, कभी किसी को हार्म नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, इंटेलिजेंस। और शायद उन्हें वो मिल गया, क्योंकि 2017 के बाद उन्होंने कभी वापस आने की कोशिश नहीं की। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, या फिर यह किसी बड़े प्लान की शुरुआत थी? और अगर कल अचानक आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आए जिसमें लिखा हो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, तो क्या आप उसे इग्नोर करोगे या उस रैबिट होल में उतर जाओगे?